हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, एक ऑनलाइन एजुकेटर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपन स्कूल के 10th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट, जिसका पहला चैप्टर है बहादुर। इस कहानी के अंदर चार मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार है लेखक, जिसका नाम है अमरकांत। दूसरा किरदार है लेखक की बीवी, जिसका नाम है निर्मला। तीसरा किरदार है लेखक का लड़का, जिसका नाम है किशोर। और चौथा अहम किरदार, जिसका नाम है बहादुर। इसी लड़के के ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है। ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से कि इस कहानी में लेखक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता है। लेखक की बहन की शादी है। उसकी शादी अटेंड करने के लिए वो अपने घर जाता है, जहां पर वह अपने बड़े भाइयों और रिश्तेदारों को देखता है जो ऊंचे ओहदे पर नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से घर में नौकर चाकर की कमी नहीं है। उसकी भाभियां बैठी बैठी चारपाइयां तोड़ती हैं। उनकी इस शानो शौकत भरी जिंदगी को देखकर लेखक को उससे ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है। और वह जब वापस घर लौटकर आता है तो यही सोचने लगता है कि लेखक की बीवी निर्मला कितनी अभागन है, जिसके जीवन में नौकर चाकर का सुख ही नहीं लिखा है। ना जाने कब उसके जीवन में नौकर चाकर का सुख होगा। और उधर दूसरी तरफ निर्मला भी बस दोनों जून यही रट लगाकर बैठी है कि इस घर में कहीं से भी अब नौकर ले ही आओ। मुझे नहीं पता, मुझसे अब घर का काम नहीं होता। मुझे भी अब आराम फरमाना है, जिसके लिए उसे इस घर में नौकर चाहिए। अचानक एक दिन लेखक का साला एक लड़के को लेकर घर पहुंचता है। लेकिन उस लड़के का परिचय देने से पहले लेखक को उसका किस्सा सुनना पड़ता है। बहादुर का जो बाप है वो एक युद्ध में मारा जाता है, जिसकी वजह से परिवार का बोझ बहादुर के माँ के कंधों पर आ जाता है। बहादुर की माँ बड़ी गुस्सैल होती है और वह बहादुर से आशा करती है कि घर के काम काज में बहादुर उसका हाथ बटाए। लेकिन बहादुर बहुत ही शरारती बच्चा है। वो अपने माँ के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे बहुत मारती पीटती है और उससे गुस्सा रहती है। अब एक दिन क्या था कि बहादुर की माँ बहादुर को अपनी भैंस चराने के लिए भेज देती है, जिसे बहादुर की माँ बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। जब बहादुर उस भैंस को चराने के लिए ले जाता है तो उसे बातें करने लगता है। कहता है कि मेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती है और मुझे बहुत मारती है। इस बात से बहादुर को जलन होती है और बहादुर एक मोटे से डंडे से उस भैंस की बहुत तेज पिटाई कर देता है। भैंस कराहती हुई उस तरफ भागती है जहां बहादुर की मां कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही होती है। लेकिन जब बेजुबान जानवर को अपनी तरफ दौड़ता आते हुए देखकर बहादुर की मां कहती है कि लगता है कि शायद बहादुर ने ही इसे मारा होगा, वरना ये बेजुबान जानवर इस तरीके से भागकर क्यों आएगा। अब जब उसकी माँ सोचती है कि बहादुर ने उसे कितना मारा होगा, इमेजिन जब करने लगती है, तो उससे दुगनी पिटाई वो बहादुर की कर देती है और उसे जंगल में ही कराता हुआ छोड़कर घर आ जाती है। बहादुर उस रात घर नहीं आता और पूरी रात जंगल में ही बिता देता है। लेकिन जब वो सुबह अपने घर पहुंचता है तो रसोई घर में घुसता है, जहां घी की एक हंडिया रखी होती है। वह उस हंडिया में से 2 रुपए चुरा लेता है और वहां से 6 मील की दूरी पर एक बस स्टैंड होता है, जहां से गोरखपुर जाने वाली बस में वो बैठ जाता है, जहां उसकी मुलाकात लेखक से होती है। जब लेखक उसे देखता है कि बहादुर ने एक सफेद कलर का निक्कर और सफेद कलर की आधी बाह की कमीज पहनी हुई है, तो वह उसे भाप जाता है कि शायद ये लड़का जरूर घर से भाग कर आया है। अब लेखक का साला उसे लेकर लेखक के घर पहुंचता है, जहां पर वह उसे परिचित कराता है। अब लेखक उससे पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। नाम पूछने पर बहादुर बताता है कि साहब मेरा नाम है दिल बहादुर। लेखक कहता है कि यहाँ तुम्हें बड़ी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, यहाँ रहेगा तो कुछ ढंग सहूर सीख जाएगा। दूसरी तरफ निर्मला भी उसे काफी सारे उपदेश दे डालती है, जैसे अगर बाहर का कोई व्यक्ति तुम्हें काम करने के लिए बुलाता है तो फौरन मना कर देना और अंदर आ जाना। तुम्हें सिर्फ घर के ही काम करने हैं, घर के सदस्यों के ही काम करने हैं। अब आस पड़ोस के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो घर में दाखिल हो जाते हैं, जो बहादुर से तरीके के सवाल करने लगते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ छपकली को क्या कहते हैं, तुमने कभी शेर देखा है क्या। इस तरीके की छेड़खानियां परिवार के बाकी सदस्य भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते हैं। अब सुबह के वक्त लेखक कहता है बहादुर को कि भाई मुझे एक नीम की दातून चाहिए, जा नीम की दातून तोड़ कर ले आ। बहादुर बड़ी तेजी से उस नीम के पेड़ पर चढ़ जाता है और पुलई तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर निर्मला की मानो सांसें ही थम गई, उसका कलेजा ही बाहर आ गया और वो उसे बोलती है कि अबे रीछ बंदर की औलाद है क्या, कहीं गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
लेकिन बहादुर ये बात सुनकर कहता है हंसते हुए कि नहीं माता जी, ये तो मेरा डेली का काम है, रोज का काम है मेरा, मैं अपने यहाँ जंगल में ऐसे करतब रोज ही करता हूँ, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहादुर के आ जाने पर परिवार का माहौल में मानो एक नई खुशी की लहर दौड़ आती है। अब तो परिवार के सदस्य बहादुर को चारों तरफ घेर कर बैठ जाते हैं और उसकी छोटी छोटी फरमाइशों को पूरा करने के लिए उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, वगैरह वगैरह। अब ये माहौल बिल्कुल शुरू शुरू में ऐसा रहता है जैसा घर में पहली बार किसी तोता मैना या कुत्ता बिल्ली को पाला जाता है और उसको पालने पर घर का शुरू शुरू में जो माहौल होता है, ऐसा ही माहौल बहादुर के आ जाने पर परिवार का भी हो जाता है। बहादुर घर के सभी कामों को भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर करने लगता है। उससे सबसे ज्यादा फिक्र निर्मला की रहती है, क्योंकि अक्सर उन दिनों निर्मला की तबीयत खराब रहती थी। इसलिए मैं निर्मला को जब भी काम करते हुए देखता तो दौड़कर पहुंच जाता और बोलता कि माता जी रहने दीजिए, नहीं तो आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। और जब भी उसकी दवाई का समय होता था, वह दवाई का डिब्बा लेता और निर्मला के पास पहुंच जाता और कहता कि माता जी, आपकी दवाई का समय हो गया है, आप दवाई खा लीजिए। इस कहानी के अंदर एक किरदार है जिसका नाम है किशोर। यह बड़े ही शानो शौकत का कायल था। उसने बहादुर को शुरू में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। उसने बहादुर को कहा कि देख बे, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। बहादुर समझ जाता है कि परिवार में किसी और का काम हो ना हो, इस बंदे का काम सबसे पहले होना चाहिए, नहीं तो ये मार मार के मेरा हुलिया टाइट कर देगा। वो कहता ठीक है भैया जी, आपके काम का मैं विशेष ध्यान रखूंगा। अब घर के अंदर सभी सदस्य इतने आलसी हो गए थे कि किसी को कोई भी काम करना होता तो वो बहादुर को ही आवाज लगाते। जैसे ए बहादुर, एक गिलास पानी देना, ए बहादुर मेरी रबड़ गिर गई इसे उठाना, ए बहादुर मेरे जूते पॉलिश कर दो। कोई भी काम अगर करना होता तो सिर्फ बहादुर को आवाज लगाई जाती। घर के अंदर निर्मला का सा काम था सिर्फ रोटियां बनाना। बाकी के सभी काम, जैसे कि बर्तन मांजना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, अंगीठी जलाना, कोई भी काम, ये सब जिम्मेदारी सिर्फ बहादुर की थी। बहादुर को रहने के लिए कमरा दे दिया गया था जिसमें एक फटी हुई दरी थी। अब रात के समय जो जब भी सोया करता था तो सोने से पहले वो अपने पास में रखी हुई एक पोटली बाहर निकालता था जिसमें कुछ रंग बिरंगे पत्थर, कागज की नाव, एक ब्लेड और ताश की गड्डी हुआ करती थी। वह एक नौपाली टोपी भी रखता था, उसे लगाकर और वह उनके साथ खेला करता था और नेपाली गाना गुनगुनाया करता था। हालांकि गाना परिवार के किसी सदस्य को समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसकी धुन बड़ी प्यारी होती थी जिसके कारण वो रोज उससे एक नेपाली गाना सुनने की फरमाइश करते थे। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। अब एक दिन क्या हुआ कि बहादुर को किशोर ने अपनी साइकिल साफ करने के लिए कहा, लेकिन घर के अन्य और सभी कामों को करते हुए बहादुर उसकी साइकिल साफ करना भूल जाता है, जिसके कारण किशोर बहादुर को बहुत मारता है और बुरा भला कहता है और उसे गाली भी देता है। अब किशोर की ये शिकायत बहादुर लेखक से कर देता है। बहादुर कहता है कि साहब, मैं भैया का काम नहीं करूंगा, भैया बहुत गंदा है, क्योंकि उसने मुझे मारा पीटा और गालियां भी दी। बहादुर को किशोर ने गाली दी थी सूअर का बच्चा। ये सुन के लेखक थोड़ा सा मन ही मन मुस्कुराता है और उसकी इस हरकत पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता। लेखक सोचता है कि मालिक और नौकर के बीच में तो ये सब होता ही रहता है और फिर बहादुर ने कोई गलती की होगी, वरना किशोर इसे क्यों मारेगा। अब घर के अंदर एक सदस्य ऐसा हो गया था जिसका बहादुर के ऊपर हाथ छूट चुका था। अब एक दिन क्या हुआ, एक पड़ोसन ने निर्मला को यह समझा दिया कि ज्यादा महीन खाने से नौकरों की आदत खराब हो जाती है, इसलिए नौकर के लिए खाना बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, नौकरों को उन्हें ही खाना बनाने के लिए कहो। ये बात निर्मला को जच जाती है और उस रात निर्मला परिवार के लिए सभी रोटियां सेकने के बाद बचा हुआ गोदा हुआ आटा बहादुर को दे देती है और कहती है अपने लिए रोटियां सेक ले। इस बात को सुनकर बहादुर कहता है कि नहीं, मेरी माँ भी मुझसे रोटियां बनवाती थी, मैं घर पर रोटियां नहीं बनाता था, इसलिए तो मैं भाग कर आ गया, क्योंकि सारे काम मुझसे कराती थी और यहाँ तो आप भी मुझसे कहती हो कि भाई अपनी रोटियां खुद बना। तो इस बात पर निर्मला उसके अंदर एक तमाचा जड़ देती है और कहती है कोई तू मेरा लड़का नहीं है, नौकर है, नौकर की तरह रहे, अपनी हैसियत को मत भूल, चल बना अपनी रोटियां खुद। और उस दिन बहादुर भूखा ही सो जाता है। लेकिन आम दिनों की तरह वो सुबह फिर वैसे ही मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है और घर के सभी काम दौड़ भाग कर करने लगता है। अब उससे पूछा जाता है, निर्मला कहती है कि तुझे अपने घर की याद नहीं आती, अपनी माँ की याद नहीं आती? बहादुर कहता है कि नहीं। तो निर्मला कहती है जब तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती, ये नहीं आती, तो फिर तू अपने कमाए हुए पैसे अपनी माँ को भेजने के लिए क्यों कहता है?
इस बात पर बहादुर निर्मला से कहता है कि माता जी, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, उसे तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। निर्मला कहती है ठीक है। इस बात से बहादुर के कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है। अब कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ती है। परिवार के अंदर दो लोग ऐसे हो गए थे जिनका हाथ बहादुर के ऊपर छूट चुका था। एक दिन लेखक के रिश्तेदार उससे मिलने के लिए घर आते हैं। घर में एक चारपाई होती है जिसके ऊपर लेखक का रिश्तेदार और उसकी बीवी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद लेखक की जो बीवी है कभी चारपाई के नीचे झांकती है, कभी इधर कभी उधर। उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर लेखक पूछता है कि क्या बात हुई। अब लेखिका अब लेखक की जो रिश्तेदार है वो कहती है कुछ नहीं, मैंने खूंट से निकाल कर यहाँ पर पैसे रखे थे और सोचा था कि रास्ते में से कुछ मिठाइयाँ लेती आऊँगी, लेकिन कोई अच्छी दुकान ना मिलने के कारण मैं मिठाइयाँ लेकर नहीं आई और रिक्शे वाले को पैसे दे दिए। अब जो खुले पैसे बचे हुए थे मैंने सोचा कि चलो ये पैसे बच्चों के हाथ पर ही रख दूंगी, लेकिन अब ये पैसे मिल नहीं रहे हैं। अब वो लेखक से बोलती है कि तुम्हारा जो नौकर है ना वो अभी यहाँ आया था, उससे पूछो कहीं उसने तो ये पैसे नहीं चुरा लिए। लेखक कहता है कि नहीं, बहादुर ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बहादुर को 2-4 आने रुपए कहीं मिल भी जाया करते थे तो वो उसे उठाकर निर्मला को दे दिया करता था। वो ऐसा क्यों करेगा? नहीं, आप गलत सोच रहे हो, बहादुर ऐसा नहीं है। तो इस बात पर लेखक का जो रिश्तेदार है वो कहता है कि भाई साहब, आप ऐसे लोगों को जानते नहीं हैं, ये इस प्रकार की कला में बड़े माहिर होते हैं। या तो ये पैसे कहीं छुपा कर आया है या कहीं गाड़ कर आया है, इसको बुलाओ, इससे पूछो। तो लेखक बहादुर को बुलाता और कहता है कि तुमने पैसे चुराए हैं। लेकिन बहादुर कहता है कि नहीं, मैंने पैसा नहीं चुराया है साहब। लेखक फिर से पूछता है, सच सच बताओ, तुम्हें सच बताने का इनाम दिया जाएगा, क्या पैसे तुमने चुराए हैं? बहादुर कहता है नहीं साहब। कई बार पूछने के बाद लेखक को गुस्सा आता है और वो बहादुर में थप्पड़ जड़ देता है। बहादुर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि भाई जो गलती उसने नहीं की है उस चीज के लिए उसे पीटा जा रहा है। और इधर उसका रिश्तेदार भी उसकी बाजू पकड़ता है और तेजी से घसीटता हुआ मेन गेट की तरफ ले जाता है और वहां रुककर पूछता है कि देख, सच सच बता दे, तूने पैसे कहाँ छुपाए हैं? अगर बता देगा तो तुझे इनाम मिलेगा, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वो कहता है कि नहीं साहब, मैंने पैसा नहीं चुराया है, आप झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। अब कई बार की कोशिशों के बाद में लेखक का रिश्तेदार लेखक से कहता है कि भाई, ये लोग बड़े घाघ होते हैं, मर जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं। खैर छोड़ो, ये इतना नुकसान तो हमारे भाग्य में लिखा ही था। अब क्या था कि बहादुर इतना डर चुका था, उसके मन में खौफ बैठ चुका था। उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि लेखक ने उस पर हाथ छोड़ दिया। उससे पहले निर्मला ने उसको पीटा, किशोर ने उसको पीटा। उस बात का किशोर पर कोई प्रभाव, उस बात का बहादुर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जितना प्रभाव लेखक के पीटने का पड़ा। अब बहादुर को घर में मारने वाले लगभग सभी सदस्य हो चुके थे। अब बहादुर से काम करने में गलतियां ज्यादा होने लगी। जब वह अगली सुबह सिलबट्टे को धोने के लिए, साफ करने के लिए ले जा रहा था तो उसके हाथ में से वो सिलबट्टा छूट गया और टूट गया। अब वो घबरा गया कि भाई इस गलती के लिए मुझे परिवार के सभी सदस्य मारेंगे, और वो घर से भाग गया। जब लेखक शाम को अपने ऑफिस से लौटा तो उसको देखता है कि घर में काम बिखरा पड़ा हुआ है और निर्मला जो है सर झुकाए हुए बैठी हुई है। वो निर्मला से पूछता है कि क्या बात हुई, बहादुर कहाँ है? तो बोलती है भाग गया। लेखक कहता है कि कुछ चुरा कर तो नहीं ले गया? बोलती है अफसोस तो इसी बात का है कि अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, लेकिन अफसोस वो कुछ चुरा कर नहीं ले गया। इतने में किशोर भी दौड़कर आता है और कहता है कि माँ, मैं उसे सब जगह ढूंढ आया लेकिन मुझे बहादुर कहीं नहीं मिला। अगर मुझे बहादुर मिल जाता तो मैं उसे पकड़ कर ले आता, उसे मैं कभी नहीं मारता, उसे कभी नहीं जाने देता। इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब इस स्टोरी से कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं? तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भाई, इस कहानी के अंदर लेखक किस वर्ग से संबंध रखता है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कहानी आपने पढ़ी हुई है तो आपका सटीक जवाब होगा मध्यम वर्ग से। इसमें पूछा जा सकता है कि भाई सुन बे, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, नहीं तो मारते मारते होलिया टाइट कर दूंगा, ये कथन किसका था? 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने अभी सुना ही था। अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि भाई ये बात किशोर ने कही थी। किसको? बहादुर को। क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यादा महीन खाने से नौकरों की आदत खराब हो जाती है, ये बात किसने किसको कही थी? भाई 4 ऑप्शन नीचे दिए गए होंगे, तो आपको मालूम है कि ये बात पड़ोसन ने निर्मला को कही थी। क्वेश्चन आ सकता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है,
ये कथन किसका था, इस वाक्य से क्या पता चलता है? तो जाहिर सी बात है कि भाई ये कथन जो था बहादुर का, इस बात से पता चलता है कि बहादुर को अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान था। बस इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकते हैं कि भाई जो लेखक है, एक नंबर में आ सकता है कि लेखक किस वर्ग से संबंध रखता है। आप बता सकते हैं कि लेखक जो है मध्यम वर्ग से संबंध रखता है। किशोर के व्यक्तित्व के ऊपर पूछा जा सकता है। अ, जो आपका इसके अंदर बहादुर है, इसके व्यक्तित्व के ऊपर पूछा जा सकता है। ओवरऑल इस स्टोरी से जो भी कुछ पूछा जाएगा, मुझे पता है कि आप उसका जवाब बखूबी दे पाएंगे, क्योंकि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं जल्दी ही मिलूंगा नए चैप्टर के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय।